सुपेरा बोला, बाबूजी, अगर आप यहाँ मुझे कोई सांप अपनी मर्जी से मंगवा कर दिखा दें तो मैं आपकी शागिर्दी कर लूँगा। नाग ने कहा, चलो आज फिर एक शागिर्द भी बना लेते हैं। ये कहकर नाग ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वो इस सपेरे के सामने अपने मुंह से सांप को बुलाने की आवाज़ नहीं निकालना चाहता था। नाग ने दूसरी तरफ मुंह करके हल्की सी सिसकार की आवाज़ निकाली और सांपों की जुबान में कहा, इस इलाके में कोई सांप है तो मेरे सामने आए, मैं नाग देवता बोल रहा हूँ। सुपेरा हंस दिया, कहने लगा, बाबूजी, दूसरी तरफ मुंह करके आप कौन सा मंत्र फूंक रही हैं, कुछ मुझे भी बताइए। अंबर मारिया, थ्यूसोंग, जूली सोंग और मुसन्निफ ए हमीद खामोश थे। उनके चेहरों पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट थी। ए हमीद दिल में परेशान था कि यहाँ सांप कहाँ से निकल कर आएगा, क्योंकि ये तो बड़ा साफ सुथरा इलाका है। मगर सामने वाली ग्राउंड में एक सांप था। उसने नाग देवता की आवाज़ सुनी तो जमीन के अंदर से बाहर निकल आया। एक काला सांप ग्राउंड से निकलकर नाग के सामने आ गया। सुपेरा एकदम से पीछे हट गया। वह हैरानो परेशान था कि इस नौजवान ने तो वाकई एक सांप को हाजिर कर लिया है। काले सांप ने आते ही अपना फन फैलाया और नाग के आगे सजदा करके बोला, अजीम नाग देवता को सलाम पहुंचे। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे नाग देवता ने याद किया। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ अजीम नाग देवता? नाग ने सांपों की जुबान में कहा, जब तक मैं तुम्हें कोई हुक्म ना दूं तुम इसी जगह यहीं बैठे रहो। सांप को देखकर अंबर मारिया, थ्यूसोंग, जूली सोंग और ए हमीद अब सपेरे को तकने लगे, जो परेशान सा हो गया था। नाग ने कहा, भाई सपेरे, अब तुम मेरे शागिर्द हो, मैंने सांप को बुला लिया है। अगर तुम कहो तो मैं इस इलाके के सारे सांप अभी हाजिर कर देता हूँ। सुपेरा गर्जी अनपढ़ था मगर अपने काम का बड़ा माहिर था। वो समझ गया कि ये कोई मामूली नौजवान नहीं है, इसके अंदर कोई गैर मामूली ताकत है और उसे सांपों को बुलाने का कोई जबरदस्त मंत्र आता है। सुपेरे ने चालाकी से काम लेते हुए नाग के पांव पकड़ लिया और बोला, हजूर, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ। मुझे भी सांप को बुलाने का मंत्र बता दें, मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करता रहूंगा। नाग हंसने लगा और बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हें मंत्र नहीं बता सकता। मेरे गुरु उस्ताद की तरफ से मुझे इसकी इजाजत नहीं है। अब तुम ऐसा करो कि अपने सांप को भी आजाद कर दो ताकि वो भी मुझे सलाम करे। सुपेरे ने जो सांप अपने हाथ में पकड़ रखा था उसे छोड़ दिया। सांप तेजी से नाग के सामने आया और अपना सर जमीन पर लगा दिया और बोला, अजीम नाग देवता को मेरा सलाम पहुंचे। नाग ने सुपेरे से कहा, तुमने देख लिया कि तुम्हारा सांप भी मुझे सलाम कर रहा है। अच्छा, अब तुम जा सकते हो। नाग कमरे में चला गया। थ्यूसोंग, अंबर, जूली, मारिया और ए हमीद भी ड्राइंग रूम में आ गए। मारिया कहने लगी, खूब तमाशा रहा। अंबर कहने लगा, अच्छा अब हम भी चलते हैं। मुसन्निफ ए हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग लाहौर में कहाँ ठहरे हुए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप हिल्टन होटल में ठहरे हुए हैं। अंबर बोला, अच्छा हमें कम से कम इतना ही बता दो कि हम पाकिस्तान में कितनी देर तक केटी की तलाश करें। मुसन्निफ ए हमीद जानता था कि अंबर, नाग, मारिया और इसके साथी कितने दिन तक पाकिस्तान में ठहरेंगे और इसके बाद उन पर क्या गुजरेगी और कैसे कैसे हैरत अंगेज वाक़यात उन्हें पेश आएंगे, मगर वो ये बात जाहिर नहीं कर सकता था। कहने लगा, मैं ये राज भी आपको नहीं बता सकता, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। आप जब तक चाहें यहाँ रहकर केटी को तलाश कर सकते हैं। अंबर, नाग, मारिया, थ्यूसोंग और जूली सोंग मुस्कुराने लगे। वो जानते थे कि उनके पुरस्कार दास्तान लिखने वाला उन्हें केटी के बारे में और उनके साथ पेश आने वाले आगे के वाक़यात कभी नहीं बताएगा। मुसन्निफ ए हमीद ने कहा, आप मेरे दोस्त हैं, मेरा भी आपके साथ एक लंबा साथ रहा है और अभी ना जाने कब तक हमारा एक दूसरे का साथ रहेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जब तक लाहौर में हैं वक्त निकाल कर मुझे ज़रूर मिलते रहा करें। आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी होती है। अंबर कहने लगा, हमें भी तुमसे मिलकर खुशी होती है। मारिया ने शरारत से कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहो। मेरा मतलब है अगर दौलत की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं अभी किसी बैंक से निकाल कर ले आती हूँ। ए हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खूब जानती हो मारिया कि मैंने हमेशा अपनी मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाया है। मैं किसी के रुपए बैंक से चोरी करवा कर अपने घर नहीं मंगवा सकता। मारिया ने हल्का सा कहका लगाकर कहा, मैं तो मजाक कर रही थी तुमसे। मैं जानती हूँ कि तुम एक दयानतदार और मेहनती आदमी हो और मेहनत मजदूरी करके हलाल की रोजी कमाते हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। जाने से पहले तुमसे एक मुलाकात ज़रूर होगी। मुसन्निफ ए हमीद ने कहा, मैं तुम लोगों के लिए टैक्सी मंगवाता हूँ। थ्यूसोंग कहने लगा, शुक्रिया, हम लाहौर के बाज़ारों की पैदल चलकर सैर करना चाहते हैं। जूली सोंग ने कहा, मैं अनारकली बाजार से कुछ खूबसूरत रेडीमेड लेडी सूट खरीदना चाहती हूँ। सबने बारी बारी मुसन्निफ ए हमीद से हाथ मिलाया और समनाबाद की बड़ी मार्केट की तरफ रवाना हो गए। चालाक सुपेरा भी उनके पीछे लग गया। सुपेरा समझ गया कि इन लोगों में से एक सांवला नौजवान ऐसा है जिसके पास सांप को बुलाने का मंत्र है। उसे ये मालूम नहीं था कि वो नौजवान नाग देवता है। उसे ये भी मालूम नहीं था कि नाग के साथ जो लोग हैं उनके पास कैसी कैसी ताकत है और वो बड़े पुरस्कार लोग हैं। वो तो सिर्फ नाग से सांपों को बुलाने का किसी तरह मंत्र हासिल करना चाहता था।
अंबरनाग, मारिया और थ्योसोंग जुलीसोंग समनाबाद की बड़ी मार्केट में आकर रुक गए। थ्योसोंग ने कहा, मेरा ख्याल है अगर हमें अनारकली जाना है तो यहाँ से टैक्सी ले लेते हैं। अंबर कहने लगा, हम सबको अनारकली जाने की क्या जरूरत है, वहां से जुलीसोंग ने कुछ सूट खरीदने हैं, ये और मारिया अनारकली चली जाएं। नाग बोला, बिल्कुल ठीक है, मैं, अंबर और थ्योसोंग होटल को चलते हैं और मारिया और जुलीसोंग अनारकली चले जाएं। मारिया और जुलीसोंग राजी हो गईं। चुनाची अंबर ने एक टैक्सी ली, उसमें अंबर, नाग और थ्योसोंग बैठे और होटल की तरफ रवाना हो गए। जुलीसोंग और मारिया वहां रिक्शा का इंतजार करने लगी। चालाक सपेरा भी वहीं एक तरफ खड़ा नाग की निगरानी कर रहा था। जब उसने देखा कि नाग दूसरे दोस्तों के साथ टैक्सी में बैठकर चला गया है तो सपेरे ने दौड़कर एक खाली रिक्शा पकड़ा और नाग की टैक्सी के पीछे लग गया। दूसरा खाली रिक्शा आया तो उसमें जुलीसोंग बैठ गई। मारिया रिक्शे के ऊपर बुलंद हो गई। जुलीसोंग ने कहा, अनारकली चलो भाई। रिक्शे वाले ने रिक्शे का रुख अनारकली की तरफ कर दिया। मारिया रिक्शे के ऊपर साथ साथ परवाज कर रही थी। दूसरी तरफ अंबर, नाग, थ्योसोंग हिल्टन होटल पहुंच गए। सुपेरा बाहर रिक्शे में बैठा रहा। जब तीनों दोस्त अपने होटल के कमरे में आ गए तो सुपेरे ने एक बैरे से पूछा कि ये जो अभी अभी 3 नौजवान ऊपर गए हैं कौन हैं। बैरे ने सुपेरे को ऊपर नीचे देखा और डांट कर कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो। सुपेरा आखिर लाहौर शहर का रहने वाला था। फौरन बोला, मैं CID पुलिस का आदमी हूं, मुझे इनकी निगरानी का हुक्म मिला है। बैरे ने सोचा हो सकता है ये CID इंस्पेक्टर हो और उसने सुपेरे का भेष बदल रखा हो। कहने लगा, भाई मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि ये लोग कुछ रोज पहले होटल में आए थे। इन्होंने यहाँ 2 कमरे किराए पर ले रखे हैं। इनके साथ एक औरत भी है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। सुपेरे ने कहा, सुनो, मैं CID इंस्पेक्टर हूँ, इन लोगों की नकलो हरकत पर निगाह रखना, मैं फिर आऊंगा। ये कहकर सुपेरा वहां से निकलकर रिक्शे में बैठा और कोट लखपत की तरफ एक वीरान मैदान में आ गया, जहां एक कच्ची आबादी के बाहर इस सुपेरे का उस्ताद, बड़ा ही मक्कार और लालची सुपेरा रहता था, जिसका नाम कालू था। कालू ने भी किस्म किस्म के सांप पाल रखे थे और वो किसी खजाने के सांप की तलाश में था जो उसे जमीन के अंदर दफन किसी खजाने तक ले जाए। उसे सांपों के कई मंत्र भी याद थे, मगर अभी तक उसे कोई ऐसा मंत्र हाथ नहीं लगा था जिसकी मदद से वो सांपों से बात कर सके, क्योंकि सांप से बात करके ही वो मालूम कर सकता था कि जमीन के अंदर खजाना कहाँ दफन है। अय्यार सुपेरा दौड़ता हुआ अपने उस्ताद कालू सुपेरे की कोठरी में आया। कालू उस वक्त एक सांप को दूध पिला रहा था। उसने आते ही कहा, उस्ताद कालू, मैं एक ऐसे नौजवान का पता करके आया हूं जो सांपों से बात कर सकता है। कालू सुपेरे ने चौंककर उसकी तरफ देखा और कहा, गामी, ये तुम क्या बकबक कर रहे हो। गामी सुपेरा कहने लगा, उस्ताद कालू, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपने सामने उस आदमी को आवाज देकर सांप को बुलाते देखा है। उसने सांप को आवाज दी और समनाबाद की ग्राउंड से एक सांप निकलकर उसके सामने आ गया और फिर सांप ने उसे सजदा भी किया। कालू सुपेरे की आंखें खुल गईं। उसने हाथ वाले सांप को पटारी में बंद किया और गामी सुपेरे से पूछा, कहाँ है वो आदमी। गामी सुपेरे ने सारी बात अपने उस्ताद कालू सुपेरे को बयान कर दी और बताया कि वो नौजवान होटल हिल्टन में अपने दोस्तों के साथ ठहरा हुआ है। कालू सुपेरे की आंखें चमक उठी। कहने लगा, खुदा की कसम, अगर मुझे यह नौजवान सांपों की जुबान बता दे तो मैं जमीन के अंदर छुपे हुए सारे खजाने निकाल कर दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी बन जाऊंगा। गामी सुपेरा कहने लगा, मगर उस्ताद, ये नौजवान सांपों से बात करने वाला मंत्र नहीं बताएगा। मैंने इससे पूछने की बड़ी कोशिश की मगर उसने बताने से साफ इनकार कर दिया। कालू सुपेरा मक्कारी से मुस्कुराया और बोला, भला ऐसे भी कोई बताता है इतना कीमती मंत्र? हमें यह मंत्र उसकी जुबान से उगलवाना पड़ेगा। वो कैसे उस्ताद? गामी सुपेरे ने पूछा। कालू सुपेरा कहने लगा, हम उस नौजवान को बेहोश करके ले आएंगे। इसके बाद मैं उस पर काले नाग का मंत्र फूंकूंगा। उस मंत्र के असर से मैं उससे जो पूछूंगा वो मुझे बता देगा। गामी सुपेरा बड़ा खुश हुआ, बोला, मगर उस्ताद कालू, इस नौजवान को बेहोश करके यहाँ किस तरह लाएंगे? कालू सुपेरा कहने लगा, इसके लिए हमें होटल के किसी नौकर को साथ मिलाना पड़ेगा। गामी सुपेरे ने खुश होकर कहा, उस्ताद, ये काम तो मैंने पहले ही कर लिया है। मेरा मतलब है कि होटल के एक बैरे को मैंने यकीन दिलाया है कि मैं CID का इंस्पेक्टर हूँ और सुपेरे के भेष में इन नौजवानों की निगरानी कर रहा हूँ। ये होटल का बैरा है और अगर हमने उसे कुछ पैसे दे दिए तो हमारा हर काम कर देगा। कालू सुपेरे ने अपने घुटने पर जोर से हाथ मारकर कहा, गामी, तुमने तो मेरा आधा काम आसान कर दिया है। बस अब मुझे कोई स्कीम सोचने दो जिस पर अमल करके हम इस नौजवान को बेहोश करके यहाँ ला सकें। इधर ये दोनों अय्यार सुपेरे नाग को बेहोश करके लाने के लिए स्कीम सोच रहे थे और उधर जुलीसोंग और मारिया अनारकली में फिर रही थीं। मारिया तो गायब थी और किसी को नजर नहीं आती थी। जुलीसोंग सबको नजर आ रही थी। उसने पतलून जैकेट पहन रखी थी जिसकी वजह से शरारती नौजवान उसके पीछे लग गए थे। मारिया जुलीसोंग के साथ लेडीज के रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में दाखिल हो गई। दुकानदार ने एक सुनहरी बालों, नीली आंखों वाली फैशनेबल लड़की को आते देखा तो जल्दी से कुर्सी पेश की
और कोका कोला मंगवा लिया। जूली सॉन्ग ने कहा, मुझे कुछ लेडी सूट चाहिए। सेल्समैन रेशमी सूट दिखाने लगा। जूली सॉन्ग ने एक सूट पसंद किया, बिल अदा किया और सूट को लिफाफे में डालकर मारिया के साथ दुकान से बाहर आ गई। मारिया ने हंसकर कहा, ये तुम्हें बड़ा खूबसूरत लगेगा जूली। अगर मैं ज्यादातर गायब ना रहती तो मैं भी एक सूट खरीद लेती। जूली सॉन्ग ने कहा, तुम भी एक खरीद लो, फिर क्या हुआ जो तुम गायब रहती हो। एक आदमी ने चौंक कर जूली सॉन्ग की तरफ देखा कि यह औरत किससे बातें कर रही है, क्योंकि उसे मारिया तो नजर नहीं आ रही थी। मारिया ने सरगोशी में कहा, तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए जूली सॉन्ग, लोग हैरानी से तुम्हें देख रहे हैं। दो आवारा नौजवान जो ट्रेलर मोटरसाइकिल पर बैठे थे जूली सॉन्ग के पीछे लग गए और उस पर आवाजें कसने लगे। जूली सॉन्ग ने रुककर उन्हें कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक आवारा नौजवान हंसकर बोला, क्या करें मैडम, हमें शर्म बिल्कुल ही नहीं आती। और दोनों कहकहा लगाकर हंसे और मोटरसाइकिल लेकर आगे निकल गए। मारिया ने कहा, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस तरह से ये मुल्क बदनाम हो जाएगा। इन नौजवानों को अपनी पढ़ाई और मुल्क की तामीर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जूली सॉन्ग बोली, मगर इन्हें कौन समझाए। दोनों अनारकली से निकलकर माल रोड पर आ गई। जूली सॉन्ग के हाथ में रेशमी सूट का लिफाफा था। वह बड़ी खामोशी से माल रोड पर हिल्टन होटल की तरफ जा रही थी कि रीगल के पास अचानक पीछे से वही दो आवारा नौजवान मोटरसाइकिल चलाते आए और जूली के हाथ से एक झटके के साथ लिफाफा छीन कर ले गए। उसे क्या खबर थी कि जिस लड़की का लिफाफा उन्होंने छीना है वो कोई आम लड़की नहीं है और फिर उसके साथ मारिया भी है। जूली ने दोनों आवारा नौजवानों को मोटरसाइकिल पर लिफाफा छीनकर भागते देखा तो मारिया से कहा, मारिया, इन आवारा लोगों ने मुसीबत को आवाज देकर बुलाया है। अब मेरा ख्याल है कि तुम्हें इनको जरूर सबक सिखाना चाहिए। मारिया ने कहा, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कम से कम ये दोनों नौजवान फिर कभी किसी शरीफ लड़की को तंग नहीं करेंगे। तुम होटल पहुंचो, मैं इनसे तुम्हारे सूट का लिफाफा लेकर और इन्हें बड़ा अच्छा सबक सिखाकर अभी आती हूँ। जूली सॉन्ग होटल की तरफ चलने लगी और मारिया वहीं से उस तरफ परवाज कर गई जिधर मोटरसाइकिल वाले आवारा नौजवान जूली सॉन्ग का लिफाफा छीन कर ले गए थे। भला वो मारिया का मुकाबला कहाँ कर सकते थे। मारिया ने माल रोड के पुल पर उन्हें देख लिया। मारिया वहीं उन्हें पकड़ सकती थी, मगर मारिया उन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जिसके बाद वो कभी किसी लड़की को तंग न कर सकें। इसके लिए जरूरी था कि वो किसी खुली जगह पहुंच जाएं जहां इर्द गिर्द लोग ना हो। दोनों आवारा नौजवान कहकहा लगाते, तेज मोटरसाइकिल चलाते, ट्रैफिक के इशारे काटते छावनी की तरफ भागे जा रहे थे। मारिया उनके ऊपर उड़ती साथ साथ जा रही थी। आखिर वो एक पार्क में दाखिल हो गई, मोटरसाइकिल खड़ी की और उतरकर लिफाफा खोला। एक ने नफरत से कहा, अरे इसमें तो रेशमी सूट का कपड़ा है और वो एक टुकड़ा है। दूसरा कहकहा लगाकर बोला, चलो चलो, इसे बेचकर 50-60 रुपए तो मिल जाएंगे। दोनों जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगे और वहीं घास पर बैठ गए। करीब ही बच्चों के लिए झूले लगे थे। मारिया बड़े आराम से उतरकर उनके करीब आ गई। दोनों आवारा नौजवान जूली सॉन्ग के रेशमी सूट को एक दूसरे की तरफ गेंद बनाकर उछालने लगे। एक बार एक नौजवान ने रेशमी सूट का गोला उछाला तो रास्ते में ही मारिया ने पकड़ लिया। रेशमी सूट का गोला मारिया के हाथ में आते ही गायब हो गया। दोनों नौजवान हैरान परेशान होकर एक दूसरे को तकने लगे कि रेशमी सूट कहाँ गायब हो गया। मारिया बिल्कुल ना बोली, चुप खड़ी रही। एक नौजवान ने कहा, यहाँ से भाग चलो, मुझे लगता है यहाँ कोई जिन भूत है। वो जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठे, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और पहला गियर लगाकर फुल थ्रॉटल दिया, मगर मोटरसाइकिल अपनी जगह से 1 इंच भी आगे ना बढ़ी। कैसे आगे जाती? पीछे से तो मारिया ने उसे पकड़ रखा था। अब तो दोनों नौजवान घबरा गए, जल्दी से मोटरसाइकिल वहीं फेंकी और पार्क के गेट की तरफ भागे। मारिया उड़ान भरकर उनके सामने आ गई, इसलिए बड़े आराम से एक नौजवान को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। दूसरे नौजवान ने अपने दोस्त का यह हाल देखा तो उसकी अपनी टांगें कांपने लगी। मारिया ने दूसरे नौजवान को भी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया, फिर दोनों को ऊपर उठाए उठाए दरख्तों के ऊपर चली गई। नौजवानों की चीखें निकल गईं। मारिया ने तेजी से नीचे आकर उन्हें गर्दनों से पकड़कर नीचे दबाया और दोनों के पांव रुमाल से बांधे। फिर उन्हें बच्चों के झूले की संगली के साथ उल्टा लटका दिया और कहा, मैं अगर चाहूं तो तुम दोनों को इसी जगह हलाक भी कर सकती हूँ, मगर मुझे तुम पर तरस नहीं आ रहा, बल्कि मुझे तुम्हारे माँ बाप का ख्याल आ रहा है, जिन्होंने तुम्हें अच्छी तरबियत नहीं दी। उन्होंने तुम्हें पैदा तो कर दिया मगर तुम्हारी तरबियत नहीं की। नौजवानों ने एक हैब्बी औरत की आवाज सुनी तो उनका रंग उड़ गया। गिड़गिड़ाने लगे, मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए हमारी जान बख्शी कर दो, हम वादा करते हैं कि आइंदा किसी लड़की को तंग नहीं करेंगे। मारिया ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर एतबार नहीं कर सकती, तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। और मारिया ने झूले को आगे बढ़ा दिया। दोनों संगली के साथ उल्टे लटके जोर जोर से झूले के साथ झूलने लगे। मारिया ने उनकी कमीजें और पतलूनें फाड़ दी और कहा, अब अगर तुमने किसी लड़की को तंग किया और उसका पर्स या लिफाफा छीना तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी और तुम दोनों को जिंदा न छोड़ूंगी। ये कहकर मारिया वहां से वापस चली आई। दोनों आवारा नौजवान चीखें मार रहे थे
और झूले पर उल्टे लटके झूला झूल रहे थे। उनकी चीखें सुनकर लोग दौड़कर पार्क में आए और झूलों को रोककर उन्हें नीचे उतारा। दोनों का बुरा हाल था। वो सर पकड़कर बैठ गए और आसमान की तरफ हाथ उठाकर गिड़गिड़ाए, या अल्लाह, हम आज से तौबा करते हैं, कभी किसी लड़की को तंग नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों उठे और मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग गए। मारिया वहां से सीधी हिल्टन होटल के कमरे में पहुंची। जूली सॉन्ग वहां पहले से मौजूद थी। नाग, अंबर और थ्यूसॉन्ग भी वहीं थे। मारिया ने जूली सॉन्ग का रेशमी सूट उसे देते हुए कहा, यह तुम्हारे सूट का कपड़ा है। मैंने उन दोनों को ऐसा सबक सिखाया है कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। थ्यूसॉन्ग, अंबर और जूली सॉन्ग हंसने लगे। नाग ने कहा, सारे नौजवान ऐसे नहीं हैं। पाकिस्तान के नौजवान बड़े मेहनती, खुददार और नेक हैं। ये कुछ आवारा किस्म के नौजवान हैं जिन्होंने दूसरों को भी बदनाम कर रखा है। मारिया ने कहा, अब ये नौजवान तो सारी जिंदगी किसी लड़की को तंग नहीं करेंगे। अंबर बोला, अब क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है अब हमें केटी को तलाश कहाँ करना होगा। जूली सॉन्ग कहने लगी, अभी तक लाहौर शहर में हमें केटी की खुशबू कहीं भी महसूस नहीं हुई। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर नहीं है, और अगर है तो किसी ऐसी हालत में है कि उसके जिस्म से उसकी खुशबू आना बंद हो गई है। थ्यूसॉन्ग ने कहा, मेरा तो ख्याल है हमें कम से कम एक हफ्ता यहाँ रहकर केटी की तलाश जारी रखनी चाहिए। नाग ने कहा, हम चारों का एक जगह रहकर केटी को तलाश करना बेकार है। हम में से 1-2 आदमी यहाँ लाहौर में रह जाते हैं, बाकी किसी दूसरे शहर में जाकर उसे ढूंढ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जूली सॉन्ग बोली, ये मुनासिब रहेगा। अंबर बोला, तो फिर मैं और मारिया किसी दूसरे शहर की तरफ निकल जाते हैं। नाग, थ्यूसॉन्ग और जूली सॉन्ग चाहें तो यहाँ रहें, चाहें तो ये भी किसी दूसरे शहर जाकर केटी को तलाश करने की कोशिश करें। 2-1 दिन बाद हम फिर इसी होटल में आकर मिल जाएंगे। नाग बोला, मेरी राय ये है कि मैं इसी होटल में रहता हूँ, तुम लोग दूसरे शहर की तरफ निकल जाओ, क्योंकि इस जगह हम में से किसी मर्द का होना बड़ा ज़रूरी है। आखिर यही तजवीज़ तय की गई कि अंबर और मारिया तो पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। थ्यूसॉन्ग और जूली सॉन्ग एक बार फिर कराची जाकर केटी को ढूंढेंगे और नाग लाहौर वाले होटल में ही रहेगा। इस नई स्कीम के मुताबिक दूसरे दिन थ्यूसॉन्ग और जूली सॉन्ग तो कराची चल दिए। अंबर और मारिया फ्लाइंग कोच में सवार होकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए और नाग होटल में ही रहा। उन्होंने आपस में तय कर लिया कि 4 दिन के बाद वो इसी होटल के कमरे में आकर एक दूसरे से मिलकर अपनी अपनी कारगुजारियों की रिपोर्ट देंगे। जिस दिन नाग होटल में अकेला रह गया, उसी दिन शाम को बैरे ने आकर नाग से कहा कि उन्हें एक आदमी मिलने आया है। नाग ने पूछा, मुझसे कौन मिलने आया है? होटल का ये बैरा कालू सुपेरे से मिला हुआ था। कालू सुपेरे ने उसे 200 रुपये रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया था। बैरा बोला, सर कोई पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में है, कहता है कि मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी है। नाग ने सोचा हो सकता है कि पुलिस यहाँ नए आने वालों से रस्मी पूछगिछ करती हो। नाग ने पूछा, ये पुलिस इंस्पेक्टर कहाँ है? बैरा बोला, सर नीचे कोने वाले कमरे में बैठा है, आइए मैं आपको लिए चलता हूँ। नाग कमरे से निकलकर बैरे के साथ निचली मंजिल में कोने वाले कमरे में आ गया। यहाँ कालू सुपेरा पुलिस वाले की वर्दी में बैठा हुआ था। नाग की शक्ल उसके शागिर्द गामी सुपेरे ने उसे दिखा दी थी। कालू सुपेरे ने उसे फौरन पहचान लिया कि यही वो नौजवान है जो सांपों की जुबान जानता है। उसने फौरन उठकर बड़े इखलाक के साथ नाग के साथ हाथ मिलाया और कहा, मुआफ करें, आपको बड़ी जहमत हुई। दरअसल हमारी ड्यूटी लगी हुई है कि इस होटल में जो कोई मुसाफिर बाहर से आए तो उससे थोड़ी बहुत पूछगिछ जरूर करते हैं, लेकिन आप शक्ल से इंतहाई शरीफ नौजवान नजर आ रहे हैं। आपसे सिर्फ 2-3 बातें ही पूछूंगा, तशरीफ रखिए। नाग बैठ गया। बैरा फौरन कोका कोला की 2 बोतलें ले आया। उसने बोतलें खोलकर गिलासों में कोका कोला डाल दिया। नाग के गिलास में पहले ही से कालू सुपेरे ने बेहोशी की बड़ी तेज बेजायका सफ़ेद दवाई डाल दी हुई थी। कालू सुपेरे ने नाग से पूछा, आप किस शहर से यहाँ तशरीफ लाए हैं और लाहौर में कब तक क्याम करेंगे? बस ये 2 बातें ही बता दीजिए। नाग तो उसे पुलिस इंस्पेक्टर ही समझ रहा था। उसे क्या मालूम था कि पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में एक कालू सुपेरा है जो उसे अगवा करने आया है। नाग ने यूं ही अपना कोई गलत सलत नाम बताकर कहा, बस 1 हफ्ता यहाँ कारोबार के सिलसिले में ठहरूंगा, फिर कराची चला जाऊंगा। कालू सुपेरा बोला, बड़ी अच्छी बात है, कोका कोला पिएं, ठंडा है। 1 गिलास कालू सुपेरे ने उठा लिया और गटागट 2 घूंट पी गया। नाग ने भी गिलास उठा लिया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोका कोला में बेहोशी की दवाई मिली हुई है। उसने भी बेधड़क 2-3 घूंट पी लिए तो वो उठा और नाग से हाथ मिलाकर बोला, अब मैं चलता हूँ, आपको बड़ी जहमत दी, मुआफ़ी चाहता हूँ। ये कहकर कालू सुपेरा बाहर निकल गया। ये सब कुछ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा था। उसके जाने के बाद नाग भी उठकर चला गया। कालू सुपेरा शहर का रहने वाला था और उसे हर किस्म के लोगों से बातचीत करने का गुर आता था, मगर दवा वगैरह के मामले में वो अनाड़ी था। उसे अंदाजे का कुछ इल्म नहीं था कि बेहोशी की दवाई कितनी देनी चाहिए कि एक आदमी उसे बेहोश हो जाए। उसने नाग के गिलास में ज्यादा दवाई डाल दी थी। जो ही नाग उठा उसका सर चकराया और वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। बैरे को बता दिया गया था कि यह नौजवान बेहोश हो जाएगा।
बैरे ने जब नाग को बेहोश होकर गिरते देखा तो दरवाजे के आगे पर्दा कर दिया। फिर बाहर बरामदे में आया। कालू सुपेरा पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में बेचैनी से टहल रहा था। जो ही बैरा सामने आया वो उसकी तरफ लपका और पूछा, क्या हुआ? बैरे ने कहा, सब ठीक हो गया है, मेरी रकम की दूसरी किस्त भी दे दें। कालू सुपेरे ने कहा, पहले इस नौजवान को मेरे अड्डे पर तो पहुंचा दो, उसके बाद जो कहोगे मिल जाएगा। कालू सुपेरे ने एक टैक्सी किराए पर लेकर बाहर खड़ी की हुई थी और ड्राइवर से यह कहा था कि एक मफरूर मुलजिम को बेहोश करके बाहर ले जाना है। ड्राइवर भी कालू सुपेरे को पुलिस की वर्दी में देखकर मान गया था, इनकार कर ही नहीं सकता था। कालू सुपेरा जल्दी से कमरे में घुस गया। देखा कि नाग बेहोश पड़ा है। उन्होंने जल्दी से उसे उठाया और होटल के खुफिया दरवाजे से निकालकर उसे टैक्सी में दिलवा दिया और टैक्सी चल पड़ी। होटल का बैरा रुपयों के लालच में साथ ही था। रास्ते में गामी सुपेरा भी मिल गया, वो भी टैक्सी में बैठ गया। वो नाग को लेकर शहर से बाहर एक वीरान जगह पर ले आए। यहाँ एक झोंपड़ी के पास कालू सुपेरे ने बेहोश नाग को उतार लिया और बैरे और टैक्सी वाले को उनका इनाम देकर रुखसत कर दिया। जब वो लोग चले गए तो गामी सुपेरा कहने लगा, उस्ताद, अब हमें इस नौजवान को यहाँ से अपने खुफिया अड्डे पर ले चलना चाहिए ताकि कहीं मुखबरी ना हो जाए। कालू सुपेरा बड़ा खुश था, कहने लगा, खुफिया अड्डा कौन सा दूर है, करीब ही तो है, उठाकर लिए चलते हैं इसे। वैसे गामी, हमने बहुत बड़ा काम किया है, खुदा की कसम, इस नौजवान से हम सांपों की जुबान का मंत्र मालूम करके जमीन के अंदर दबे हुए खजानों के मालिक बन जाएंगे। हम इतने अमीर, इतने दौलतमंद हो जाएंगे कि हमारे पास 6-6 कारें होंगी, बड़े बड़े होटलों में जाकर ऐश किया करेंगे। गामी सुपेरा घबराया हुआ था कि कहीं वहां पुलिस ना आ जाए। उसने कहा, उस्ताद, जल्दी से इसे अब ले चलो यहाँ से। उस झोंपड़ी के करीब ही ईंटों का एक उजड़ा हुआ पुराना भट्टा था। वहां अब ईंटें नहीं पकाई जाती थीं। एक मुद्दत से यहाँ कभी कोई नहीं आया था। इस भट्टे के अंदर एक तहखाना था जहां कभी ईंटें पकाई जाती थीं। इस तहखाने में लाकर इन दोनों ने नाग को लिटा दिया। गामी सुपेरा साथ ही था। उन्होंने तहखाने में लालटेन रोशन कर दी थी। गामी ने कालू से कहा, उस्ताद, अब अपना मंत्र पढ़कर इस नौजवान पर फूंक ताकि ये मंत्र के असर से हमें सांपों की बोली बता दे। कालू सुपेरे ने झोंपड़ी में ही पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी उतारकर फिर से सुपेरों का लिबास पहन लिया था। अब वो पहचाना ही नहीं जाता था। वो नाग को गौर से देखने लगा, फिर बोला, अभी इस पर मंत्र पढ़कर फूंकता हूं, तुम देखना, जब मैं इसे पूछूंगा तो फौरन मुझे सांपों की जुबान का गुर और उसका मंत्र अपने आप बता देगा। कालू सुपेरा नाग के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया और जो मंत्र उसे याद थे वो पढ़ने लगा। गामी सुपेरा उसके पास ही बैठा उसे देख रहा था। 5 मिनट तक कालू सुपेरा खुफिया मंत्र पढ़ता रहा। फिर उसने 4 बार नाग के जिस्म पर फूंक मारी और बोला, ए आदमी, तू सांपों की जुबान जानता है, इस मंत्र के असर से अपनी जुबान खोल दे और मुझे बता सांपों की जुबान क्या है। नाग फिर भी ना बोला। जब कालू सुपेरे ने तीसरी बार नाग के जिस्म पर फूंके मारने के बाद सवाल किया और उसने कोई जवाब न दिया तो गामी सुपेरा बेचैनी से बोला, उस्ताद, क्या बात है, कहीं मंत्र उलट तो नहीं गया? कालू सुपेरे को पसीना आ गया। भट्टे के तहखाने में हबस था। वो बोला, मंत्र कैसे उलट सकता है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। कालू सुपेरे ने एक बार फिर नाग पर फूंक मारी और सवाल दोहराया। नाग ने भी कोई जवाब न दिया तो कालू सुपेरे ने घबरा कर नाग के सीने पर कान रख दिया। फिर नाग की नब्ज को पकड़कर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और बोला, गामी, ये नौजवान तो मर चुका है। गामी सुपेरा अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने जल्दी से नाग के सीने पर हाथ रखा, फिर कान उसके दिल के साथ लगाई, मगर नाग का दिल बंद हो गया था। उसका सांस भी बंद हो चुका था। हकीकत यह थी कि नाग के दिल की धड़कन उसी वक्त ही बंद हो गई थी जब उसने दवाई वाले कोका कोला के घूंट पिए थे। इसकी वजह यह थी कि कालू सुपेरा अनाड़ी और जाहिल था। उसे सांपों का तो बहुत पता था मगर दवाओं के बारे में बिल्कुल कोरा और अनपढ़ था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि जो बेहोशी की दवाई वो एक सन्यासी से लाया था जो उसने नाग को कोका कोला में डालकर दी है। अगर उसकी जरा सी मिकदार बढ़ा दी जाए तो आदमी मर जाता है। नाग भी उसी वक्त मर गया था, यानी उसके दिल की धड़कन बंद हो गई थी और सांस रुक गया था। गामी सुपेरे ने घबराकर गामी की तरफ देखा। गामी बोला, उस्ताद, अब क्या होगा, ये तो मर गया, पुलिस हमें पकड़ेगी, हम फांसी चढ़ जाएंगे। कालू सुपेरे ने गामी सुपेरे को सख्ती से झिड़क कर कहा, होश करो गामी, क्या हो गया है तुम्हें? गामी सुपेरा एकदम चुप हो गया। कालू सुपेरे ने एक बार फिर नाग के जिस्म का मुआयना किया। नाग वाकई उन लोगों के लिए मर चुका था। ना उसका दिल धड़क रहा था, ना उसकी नब्ज चल रही थी और ना उसका सांस चल रहा था। जाहिर है ऐसे आदमी को मुर्दा ही समझा जाएगा। वो मायूस होकर पीछे हटकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और हाथ से माथे पर आया हुआ पसीना पहुंचने लगा। गामी ने डरी हुई आवाज में कहा, क्या सचमुच ये मर गया है कालू? कालू ने आह भरी और बोला, यार, इतना कीमती राज, इतनी बड़ी दौलत हाथ से निकल गई। अब ऐसा आदमी हमें कहीं नहीं मिलेगा। गामी सुपेरा घबराया हुआ था क्योंकि उनसे एक नौजवान का खून हो गया था। वो बोला, वो तो ठीक है कालू, मगर हमें इस लाश को जल्दी ठिकाने लगा देना चाहिए। अगर पुलिस को पता चल गया तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी।
कालू सपेरे को भी अब हालात की संगीनी का एहसास हुआ। कहने लगा, अभी रात हो लेने दो, लाश को ले जाकर नहर में बहा देंगे। गामी कहने लगा, नहर पर तो रात को भी पुलिस गश्त करती रहती है, हम पकड़े ना जाएं। कालू सपेरा बोला, तो फिर इस लाश को कहीं दफन कर देते हैं। गामी ने कहा, क्यों ना इसे इसी जगह कब्र खोदकर दफन कर दें। कालू सपेरे को यह तजवीज़ पसंद आई। कहने लगा, ये ठीक रहेगा, चलो कहीं से कुदाल लेकर आते हैं, फिर यहीं कब्र खोदकर इस लाश को दफन कर देंगे। दोनों सपेरे भट्टे के तहखाने से बाहर आ गए। बाहर अभी शाम का अंधेरा पूरी तरह से नहीं फैला था। गामी और कालू सपेरा वहां से सीधे कच्ची आबादी में अपने मकान पर गए। वहां एक खुरपी पड़ी थी। कालू सपेरे ने कहा, गामी, कुदाल तो यहाँ नहीं है, इस खुरपी से जमीन में गड्ढा खोदकर लाश को छुपा देंगे। गामी कहने लगा, उस्ताद, वहां हमारा दूसरा झोंपड़ा करीब ही है, लाश को गड्ढे में इतना नीचे करके दफन करना होगा कि उसकी बदबू बाहर ना निकले, वरना पुलिस को पता चल जाएगा। कालू सपेरा बोला, फिक्र ना करो। जब रात हो गई तो दोनों कातिल सपेरे भट्टे के तहखाने में आ गए। नाग की लाश उसी तरह जमीन पर पड़ी थी। लालटेन भी दीवार के साथ जल रही थी। गामी ने लाश को देखा तो बोला, कालू उस्ताद, लाश वैसी की वैसी है। कालू बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? गामी ने कहा, मेरा मतलब है कि यहाँ इतना हबस है, गर्मी है, फिर भी लाश ने बू नहीं छोड़ी, ये क्या बात है? कालू सपेरे ने एक बार फिर लाश को टटोला। कहने लगा, ये मर चुका है गामी, कब्र में जाकर बू छोड़ देगा, चलो इसकी कब्र खोदते हैं। दोनों सपेरे बारी बारी तहखाने में नाग की कब्र खोदने लगे। 1 घंटे के बाद तहखाने में एक 3-4 फुट गहरा गड्ढा खुद गया। कालू और गामू ने नाग की लाश को उठाकर गड्ढे में रखा और ऊपर पहले ईंटें लगाईं, फिर मिट्टी डालकर कब्र भर दी। माथे से पसीना पहुंचकर कालू सपेरा बोला, ये किस्सा भी खत्म हुआ, इसकी लाश अब किसी को नहीं मिलेगी, 2-3 दिन में यह गल सड़ जाएगी और इसका कोई सबूत बाकी ना रहेगा, चलो अब यहां से निकल चले। दोनों सपेरे नाग को दफन करके वहां से निकल गए। अंबर और मारिया फ्लाइंग कोच में सवार होकर इस्लामाबाद गए थे। वो सुबह 10 बजे के करीब लाहौर से चले थे और दोपहर के वक्त इस्लामाबाद पहुंच गए। पहले वो रावलपिंडी पहुंचे। बस स्टैंड से बाहर निकलते ही अंबर और मारिया ने गहरे सांस लिए। फिजा में केटी की खुशबू कहीं नहीं थी। मारिया ने कहा, केटी की खुशबू यहाँ नहीं है। अंबर बोला, कोई बात नहीं, हमें बहरहाल केटी का सुराग लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अंबर के पास काफ़ी रुपए थे। वो पिंडी से टैक्सी लेकर इस्लामाबाद आ गए और वहाँ के एक मॉडर्न होटल इस्लामाबाद होटल में एक कमरा ले लिया। मारिया के लिए अलग कमरा लेने की ज़रूरत नहीं थी। शाम को वो होटल से केटी की तलाश में शहर आ गए। इस्लामाबाद की रोशनियां देखकर दोनों बड़े खुश हुए। अंबर ने कहा, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत किस कदर खूबसूरत है मारिया। मारिया बोली, हाँ अंबर भैया, खुदा इस मुल्क की रोशनियां हमेशा कायम और सलामत रखे। दोनों बातें करते दूर निकल गए। रात को वापस आकर कमरे में आराम करने लगे। 2 दिन उन्हें इस्लामाबाद में गुजर गए। केटी का कोई सुराग न मिला तो अंबर कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से दूसरे शहरों में जाना चाहिए। मारिया ने कहा, दूसरा शहर पेशावर ही है, रास्ते में टेक्सला भी एक पुराना शहर है। मेरा मतलब है कि ये शहर हज़ारों बरस पहले भी आबाद था और आज तो बड़ा मॉडर्न शहर बन चुका है। अंबर कहने लगा, मेरा ख्याल है कि टेक्सला चलते हैं, वहाँ पुराने खंडर हैं, हो सकता है वहाँ से केटी का कोई सुराग मिल जाए। चुनाचे अगले रोज़ अंबर और मारिया रावलपिंडी से बस में बैठकर टेक्सला की तरफ रवाना हो गए। टेक्सला पहुंचकर उन्होंने स्टेशन के वेटिंग रूम में डेरा लगाया, मुंह हाथ धोया और शहर की तरफ आ गए। यहाँ की फिजा में केटी की खुशबू नहीं थी। दिन भर वो टेक्सला शहर में घूमते फिरते रहे। जब शाम होने लगी तो वो टेक्सला के अजायब घर में आ गए। इस अजायब घर में वो तमाम चीज़ें शीशे की अलमारियों में पड़ी थीं जो खुदाई के बाद निकली थीं। टेक्सला शहर की तारीख बड़ी पुरानी है। सिकंदर आजम के ज़माने में इस शहर पर एक राजा हुकूमत करता था जिसने सिकंदर आजम की अतात कबूल कर ली थी, जबकि जेहलम के राजा पोरस ने सिकंदर की यूनानी फौजों का डटकर मुकाबला किया था। जंग में अगरचे राजा पोरस को तूफान की वजह से शिकस्त हो गई थी, मगर सिकंदर राजा पोरस की बहादुरी से बड़ा मुतासिर हुआ था। तारीख की हर किताब में यह वाक़या लिखा हुआ है कि जब राजा पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो उसने राजा पोरस से कहा, राजा पोरस, हम तुम्हारी बहादुरी और दलेरी से बड़े खुश हुए हैं, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। इस पर जेहलमी राजा ने जवाब दिया, वही सलूक जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सिकंदर आजम राजा पोरस के इस दिलेराना जवाब से इतना खुश हुआ कि उसने उठकर राजा पोरस को गले लगा लिया और उसकी हुकूमत और ताजो तख्त उसे वापस कर दिया। टेक्सला पर सिकंदर वापस यूनान जाते हुए अपने जर्नैल सलोकस को छोड़ गया। टेक्सला शहर सिकंदर के ज़माने से भी पहले आबाद था और यहाँ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। उस यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे तालीम हासिल करते थे। यहाँ बुद्ध मजहब की तालीम दी जाती थी। टेक्सला के अजायब घर में उस जमाने की कई मूर्तियाँ और बर्तन और जवाहरात वगैरह शीशे की अलमारियों में सजे हुए थे।
अंबर और मारिया उन्हें देखने लगे। अंबर मुस्कुरा कर बोला, मारिया, हम उस जमाने के पुराने टेक्सला को भी देख चुके हैं। यहाँ अगर हम किसी को बता दें कि हम सिकंदर आजम के ज़माने में भी टेक्सला में आए थे तो लोग हमें पागल समझेंगे। मारिया ने कहा, जाहिर है उन्हें क्या मालूम कि हम कौन हैं। शीशे की अलमारियों से हटकर पीछे अजायब घर का सेहन था। अंबर और मारिया उस दरवाजे से निकले और सेहन में आ गई। अजायब घर के सेहन में भी कुछ तारीखी यादगार बुत इधर उधर पड़े थे। एक चौकीदार वहां पहरा दे रहा था। अंबर की नजर सेहन के कोने में जमीन पर लेटे हुए एक बुत पर पड़ी। उसने मारिया से कहा, यह किसका बुत है? मारिया और अंबर बुत के पास आ गई। ये एक बड़ी खूबसूरत लड़की का बुत था जिसने दुल्हनों वाले कपड़े और सोने के जेवर पहन रखे थे। वह जमीन पर इस तरह लेटी थी जैसे सो रही हो। उसका सर अपने बाजू पर था। वो पत्थर बन चुकी थी। उसके दुल्हनों वाले कपड़े और सोने के जेवर भी पत्थर बन चुके थे। पत्थर की दुल्हन के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मारिया ने अंबर से कहा, अंबर, ये तो किसी दुल्हन का मुजस्मा है, मगर ये बुत जमीन पर ऐसे क्यों पड़ा है जैसे सो रहा हो? क्या बुत तराशने से इसी तरह तराशा था? अंबर कहने लगा, ये तो चौकीदार से मालूम करते हैं। अंबर ने चौकीदार के पास जाकर दुल्हन के बुत के बारे में दरियाफ्त किया तो चौकीदार बोला, लगता है आप बाहर के देश के रहने वाले हैं, वरना इस दुल्हन के बुत के मुतालिक तो टेक्सला का बच्चा बच्चा जानता है। अंबर ने पूछा, कुछ इसके बारे में हमें भी बताओ। क्या बुत साज ने इसे इसी तरह तराशा था? क्या ये पुराना मुजस्मा है? चौकीदार बोला, आज से 2-2,500 साल पहले वादिया टेक्सला की पहाड़ियों में एक पुरस्कार यमराज रहा करता था। वो कभी कभी ही किसी को नजर आता था। उसके बारे में तारीख हमें बताती है कि वो नई नवेली दुल्हनों को उठाकर जंगल में ले जाता और वहां उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल देता था। लोग डर के मारे अपनी दुल्हनों का ब्याह दूसरे शहरों में जाकर करने लगे, मगर यमराज वहां भी जाहिर हो जाता और ऐन उस वक्त जब लड़की दुल्हन बनी होती उसे इशारा करता। लड़की जैसे उसके जादू के असर से अपने आप सबको छोड़कर उठती और यमराज के साथ चल देती। यमराज उसे जंगल में ले जाता और फिर वहीं उसे लिटाकर पत्थर के मुजस्मे में तब्दील कर देता। ये लड़की जिसका बुत आप जमीन पर लेटा देख रहे हैं, ऐसी ही दुल्हन का बुत है जो खुदाई में से निकला है। अंबर और मारिया बड़े हैरान हुए कि किस किस्म का पुरस्कार इंसान था जो सिर्फ नई नवेली दुल्हनों को अगवा करके पत्थर के बुत में बदल देता था। चौकीदार ने कहा, उस यमराज का भी एक बुत हमें खुदाई में मिला है। अंबर ने पूछा, कहाँ है यमराज का बुत? मैं उसे देखना चाहता हूँ। चौकीदार ने कहा, सामने वाले कमरे के कोने में रखा है, जाकर देख लीजिए। उसके नीचे पत्थर पर उसकी कहानी भी लिखी हुई है। मारिया और अंबर कमरे में आ गई। कोने में एक अजीबोगरीब डरावनी शक्ल वाले यमराज का स्याह बुत खड़ा था जिसके हाथ में तलवार थी और माथे पर ऐसा निशान था जैसे गहरे लंबे जख्म पर टांके लगे हों। यमराज के बुत के नीचे पुरानी देवनागरी जुबान और अंग्रेजी जुबान में वो सारी कहानी लिखी हुई थी जो चौकीदार ने अंबर को बताई थी। मारिया ने कहा, मुझे तो ये सब कुछ फ्रॉड लगता है। भला किसी को क्या जरूरत है दुल्हन को अगवा करके पत्थर बना डालने की? ये अजायब घर वाले यूं ही इस किस्म की कहानियां गढ़कर मशहूर कर देते हैं। अंबर बोला, बहन मारिया, इसमें हकीकत भी हो सकती है। मारिया ने बेजारी से जवाब दिया, होगा, हमें उससे क्या, चलो वापस चलते हैं, मैं तो सख्त बोर हो गई हूँ। अंबर और मारिया टेक्सला के अजायब घर से निकलकर रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में आ गए जहां वो ठहरे हुए थे। अंबर कहने लगा, टेक्सला में भी हमने देख लिया है और केटी का कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम कल सुबह सुबह यहाँ से पिशावर की तरफ चले जाएंगे। हो सकता है पिशावर शहर में केटी का अता पता मालूम हो जाए। मारिया ने कहा, ठीक है अंबर, हम कल पिशावर चले जाएंगे। रात हो गई। टेक्सला रेलवे स्टेशन पर खामोशी छा गई। अंबर और मारिया वेटिंग रूम में थे। अंबर आरामदेह कुर्सी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। मारिया इधर उधर टहल रही थी। वो बोर हो रही थी। कहने लगी, अंबर, मैं जरा बाहर खुली हवा में थोड़ी देर सैर करके अभी वापस आती हूँ। अंबर ने कहा, ठीक है, बेशक जाओ, मगर ज्यादा देर न करना, फिर मुझे फिक्र लग जाती है। मारिया ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं अंबर, मैं तो सैर के लिए जा रही हूँ, 5-10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर मारिया वेटिंग रूम से निकलकर टेक्सला के रेलवे स्टेशन के बाहर आ गई। रात के 11 बजे का वक्त होगा। सड़क खाली पड़ी थी। कोई गाड़ी भी अभी नहीं आ रही थी। प्लेटफॉर्म भी तकरीबन खाली था। मारिया फिजा में उड़ने की बजाय पैदल ही चली जा रही थी। जब वो अजायब घर को जाती सड़क पर पहुंची तो एकदम से उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म से बिजली की तार लगा दी हो। उसे करंट सा लगा और वहीं रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर आगे देखा तो वही यमराज जिसका मुजस्मा अजायब घर के कमरे में था, मारिया के सामने सड़क के दरमियान में खड़ा था। मारिया तो हक्का बक्का होकर रह गई। उसने उसे पहचान लिया था। वो यमराज ही था। उसके हाथ में तलवार थी और माथे पर जख्म के टांकों का निशान भी। मारिया जुबान से कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि वो बोल नहीं सकती।
इतनी देर में पुलिसराज यमराज ने अपना हाथ मारिया की तरफ बढ़ाया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, मारिया आ जाओ, मैं तुम्हारी खातिर सैकड़ों बरस का सफर तय करके आया हूँ। मारिया फिजा में परवाज कर जाना चाहती थी, मगर उसके जिस्म में जैसे ताकत नहीं रही थी। पुलिसराज यमराज ने एक बार फिर अपना जुमला दोहराया, मारिया आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मारिया बेख्तियार यमराज की तरफ बढ़ी और यमराज ने मारिया का नाजुक हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसके साथ ही मारिया और यमराज दोनों वहां से गायब हो चुके थे और टेक्सला की रात सुनसान और खामोश थी। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में।